हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज मैं आप लोग के साथ लेसन 1 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल डिस्कस करने वाला हूं, जिसके ऊपर पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपकी क्या है, डिपेंडेंट है। अब अगर हम लोग बात करें एटम्स की, तो व्हाट डू यू मीन बाय एटम? देखिए, एटम जो होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट है। जॉन डाल्टन ने भी ये चीज बताई है कि जो एटम है इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट। ना तो हम इसे बना सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एटम दैट्स व्हाई इट्स द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो यानी एटम क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट। हम इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट indivisible unit. So what is atom? It is smallest indivisible unit जिसको हम ना बना सकते और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आ गया, जैसे मेरे पास आ गया एक क्लोरीन का एटम है। क्या आ गया? एक क्लोरीन का एटम है। लेकिन यही जब दो चीजें, जब ये अकेली स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट किसी दूसरी यूनिट के साथ ज्वाइन करेगी, तो वो क्या बनाएगी आगे जाके? मॉलिक्यूल। सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसे बना? मॉलिक्यूल जब हमने दो एटम्स को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ज्वाइन किया, तो मेरे पास में क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना। यानी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दो एटम्स को आपस में ज्वाइन किया। लेकिन अब जो मॉलिक्यूल है, इसी के बेसिस पे मेरे पास दो टाइप के आ गए। वन इज द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और सेकंड मेरे पास में आ गया हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। One is the homoatomic molecule, second is the heteroatomic molecule. Homoatomic जिनके अंदर both atoms are same, both atoms are same, दोनों ही एटम क्या हो? सेम हो। हम उसे क्या नाम देंगे? homoatomic molecule. लेकिन अगर वो दोनों एटम्स क्या है? डिफरेंट, both atoms are different, both atoms are different, तो आप उसे क्या नाम देंगे? heteroatomic। अगर वो सेम है तो होमोएटॉमिक। एग्जांपल क्या आ गया? एक क्लोरीन जब दूसरे क्लोरीन से बाइंड कर रहा है, तो ये क्या चीज बन गया? आपका होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन अगर वही चीज अलग बन गई, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से ज्वाइन कर गया, तो ये क्या बना? आपका हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जब दोनों एटम सेम है, देखिए और भी एग्जांपल आ गए। जैसे हमारे पास में आ गया H2 गैस, तो H2 के अंदर दोनों हाइड्रोजन भी क्या है? सेम है। O2 गैस, दोनों एटम्स क्या है? फिर से सेम है। HCl के बाद मान लीजिए मेरे पास NH3 आ गया, ये भी क्या है? हेटेरोएटॉमिक, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूं HF, तो ये भी क्या है? अलग अलग है। तो ये किस चीज के एग्जांपल आ गए? आपके हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि बोथ एटम्स, दो ही एटम हो। दे कैन बी मोर देन टू एटम्स, दे कैन बी मोर देन टू एटम्स। वो एक से मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दे कैन बी मोर देन टू एटम्स। तो आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लैरिफाई हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इनके अपने मास भी तो आएंगे। जो एक एटम का मास आएगा, मैं उसको क्या नाम दूंगा? एटॉमिक मास। वी कॉल्ड इट एज अ एटॉमिक मास। और जो एक मॉलिक्यूल का मास आएगा, मैं उसे क्या नाम दूंगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। लेकिन पॉइंट ये है, उस टाइम पे जब मैं बात कर रहा हूं बहुत पुराने टाइम के, उस टाइम पे मेरे पास मेजरिंग यूनिट इतनी नहीं थी। अब अगर मेरे पास मेजरिंग यूनिट इतनी स्पेसिफिक नहीं था, तो मैं क्या करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं उस मेजरिंग यूनिट के अंदर कोई ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट इन्वॉल्व करूंगा जिससे मैं उन सबको मेजर कर सकूं। तो इनको मेजर करने के लिए सबसे पहले उठाया गया हाइड्रोजन के। भाई हाइड्रोजन जो है वो उठा लीजिए आप। हाइड्रोजन का जो मास है वो सबसे लीस्ट है, और उस मास को आप इजीली स्टडी कर भी पाओगे। जैसे उन लोगों ने मास उठाया 1.67 into 10⁻⁴ ग्राम। ये एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर इस मास को उठाना शुरू किया। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हुई? प्रॉब्लम ये आनी शुरू हुई जब इस मास से मैं रिलेटिव मास कैलकुलेट करने लगा किसी भी एलिमेंट का। जब मैंने यहां से रिलेटिव मास की कैलकुलेशन स्टार्ट की, तो उस टाइम पे मेथड इतना कन्वेंशनल नहीं रहा, उतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहा। तो इसका मतलब है इस मेथड को मैं ज्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं कर पाया, है ना। लेकिन फिर भी उस टाइम पे जो एक सिंपलेस्ट बात बोली गई कि एक एटॉमिक मास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, तो उस टाइम पे एक सिंपल पॉइंट बोला गया, नंबर ऑफ टाइम्स heavier than the mass of हाइड्रोजन। एक सिंपल सा पॉइंट बता दिया गया कि हाइड्रोजन से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का मास कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, इस चीज को वहां पे
मान लिया गया। लेकिन फिर वहां से कंसेप्ट आया कि रिलेटिव मास प्रॉब्लम हुई, तो वहां से कंसेप्ट आया एटॉमिक मास यूनिट का। किस चीज का कंसेप्ट आया? एटॉमिक मास यूनिट का। तो एटॉमिक मास यूनिट के कंसेप्ट को कैसे लाया गया, जिसको आज के टाइम में शॉर्ट फॉर्म में AMU के नाम से भी जाना जाता है। कि भाई एक कार्बन है, कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम है। आप एक काम कीजिए, उसके 12 पार्ट्स कर दीजिए। जो 12 पार्ट्स करके एक पार्ट मेरे पास आएगा, इस पार्ट को मैं नाम दूंगा AMU, यानी ये मेरा बन गया 1 AMU, यानी एक सबसे सिंपलेस्ट, एक सबसे छोटी यूनिट बन गई, जिससे मैं सारे मासेस को वहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन करी, तो उस ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन ये निकाला गया कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो वहां पे आप 116 कर लीजिए। तो भी आंसर देखिए, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आंसर अगेन हमारे पास में क्या आया? AMU की टर्म में ही आ रहा है। तो अल्टीमेटली फिर यहां से क्या कंक्लूजन निकाला गया कि ये जो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन के रेफरेंस में जो मास कैलकुलेट करे और ये जो मास कैलकुलेट करे, ये इन्हीं को एक एग्जैक्टली वही चीज बात बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो पुराने टाइम में हाइड्रोजन था, जो नए टाइम में कार्बन से काउंट किया, जो नए टाइम में ऑक्सीजन से काउंट किया, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो इसके बीच में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो आगे फिर इस चीज में आगे उन लोगों ने इस चीज के कंपैरिजन के लिए क्या किया कि एटॉमिक मास यूनिट को भाई हाइड्रोजन के साथ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो जब 1 AMU का एग्जैक्ट मास कैलकुलेट किया गया, तो 1 AMU का जो मास आया वो 1.6605 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम के सराउंडिंग में बन के आया। लेकिन फिर हाइड्रोजन का जो मास देखा कि वो तो यार एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, वो तो मास कुछ और आ रहा है, ये मास कुछ और आ रहा है। तो वहां से रिलेटिव मास के कंसेप्ट को बनाने की कोशिश की गई। और वो कैसे बनाया कि भाई जो हाइड्रोजन का मास है 1.67, एक्चुअल में 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 होता है, और ये हमारे पास 1.6605 इस तरह इंटू 10⁻⁻24 आ रहा है। और जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर 1.008 AMU निकल के आया एक हाइड्रोजन के रेफरेंस में मास। तो यहां से एक मास की वैल्यू आ गई कि हमारे पास के AMU और हाइड्रोजन में इतना गैप है हमारे पास में। तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम कहां से आई कि भाई ठीक है, एक सिस्टम तो हमारे पास बन गया, लेकिन व्हाट अबाउट द आइसोटोप्स, कि भाई आइसोटोप्स के बारे में हम लोग क्या करें। तो आइसोटोप्स के लिए फिर क्या किया गया? आइसोटोप्स के लिए एक आइसोटोपिक मास का कंसेप्ट दिया गया। आइसोटोप्स के लिए एक आइसोटोपिक मास का कंसेप्ट दिया गया। तो आइसोटोपिक मास के कंसेप्ट में फिर हमारे पास में क्या आ गया कि जब भी आपको पहले तो पॉइंट क्या आ गया? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या आते हैं? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। लेकिन जो मास नंबर है वो क्या है? डिफरेंट। बट मास नंबर इज डिफरेंट। बस मास नंबर इज डिफरेंट। एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, मास 12 है। दूसरे में एटॉमिक नंबर 6 है, मास 13 है। थर्ड में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास क्या है? 14 है। अगर आप देखें तो तीनों एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया कि कितना यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास आए। तो एवरेज एटॉमिक मास के केस में आप एक सिंपल ट्रिक लगाएंगे। एवरेज एटॉमिक मास में आपने %1 इंटू मास 1 प्लस %2 मास 2, अगर थर्ड आइसोटॉप भी है तो %3 मास 3, अगर फोर्थ आइसोटॉप भी है तो P4M4 प्लस में कर देना, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन में ये लगाओगे ट्रिक एवरेज एटॉमिक मास के लिए, आप लोग इजीली आंसर। देखिए बेटा, मैंने थोड़ा सा टाइम लगा के क्वेश्चन नंबर 32 है एक एनसीईआरटी बुक का, इसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया जो एवरेज एटॉमिक मास पे बेस पे है। अब देखिए इसको हम लोगों ने कैसे करना है। मैंने अभी जो फॉर्मूला दिया है %1 आपका कितना है? 0.337 है, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? 35.96755। फिर प्लस में नेक्स्ट परसेंटेज आ गई 0.063, इंटू में मल्टीप्लीकेशन में 37.37.96272, और फिर मल्टीप्लीकेशन में 99.6, इनटू में क्या आ गया मेरे पास में? 3939.9624, और इस पूरे फैक्टर को मैंने डिवाइड कर दिया 100 से। पूरे फैक्टर को कितने से डिवाइड किया मैंने? 100 से। जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में मेरा प्रोडक्ट आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया
तो 12.121 के अराउंड मेरा आंसर आया। और जब सेकेंड मल्टीप्लीकेशन मैंने की तो 2.396 के अराउंड मेरा आंसर आया। और जब मैंने थर्ड वाली मैंने मल्टीप्लीकेशन की तो मेरे पास जो आंसर आया वो 393980.25 आया। और मैंने पूरे को ऐड करके 100 से डिवाइड किया तो आंसर जो मेरा आया 39.98 के अराउंड मेरा आंसर आया। तो ये था एवरेज एटॉमिक मास। आई होप ये आप सबको क्लैरिफाई हुआ इस ट्रिक के साथ में। अब इसी के साथ में हम लोग मॉलिक्यूलर मास को भी थोड़ा देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है। देखिए आइसोटोप और आइसोटोपिक एटॉमिक मास तो आप सबको क्लैरिफाई हो गया। अब देखते हैं मोलर मास। मोलर मास हम लोग जनरली किसका कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूल्स का। किसका कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूल्स का। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स किस तरह से। सपोज करें मैंने दो एटम्स को क्लब किया तो मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हार्श एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूलर मास में। देखिए एग्जांपल आ गया C6H12O6 का। तो देखिए मुझे इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास एक्चुअली है क्या चीज? मोलर मास होता है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। मोलर मास मींस मास ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज योर मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोलर मास क्या चीज है? मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जो भी हम लोग काउंट कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है आप इसको ग्राम्स में कैलकुलेट कर रहे हो या ग्राम मोल इनवर्स में कैलकुलेट कर रहे हो या फिर आप इसको न्यू में कैलकुलेट कर रहे हो, जस्ट लाइक द एटॉमिक मास। ये तीनों चीजें वहां पे डिफरेंट होती हैं। इसी तरह से एटम का जो हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास देखा जाता है। अब जो एटॉमिक मास क्या चीज है वो भी क्या आएगा? मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम। अब वो एटम का मास भी ग्राम में भी हो सकता है, वो ग्राम मोल इनवर्स में भी हो सकता है। अगर हम बात करें तो न्यू मतलब यूनिफाइड मास के अंदर भी हो सकता है। तीनों के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो अलग करने का तरीका भी जो होता है उनको अलग करने का ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे C6H12O6 की बात करते हैं। अगर मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना मास, तो देखिए इसके अंदर मेरे पास कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12 एटम्स हैं, और प्लस में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं। तो देखिए 6 इंटू में मास किसका आ जाएगा? कार्बन का। 12 इंटू में मास किसका आएगा बेटा? हाइड्रोजन का। और 6 इंटू में मास किसका आएगा? ऑक्सीजन का, अगर बात करें तो। ठीक है, तो इसी तरह से 6 इंटू मास ऑफ कार्बन, 6 इंटू मास ऑफ कार्बन। कार्बन का मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो जब मैंने टोटल काउंट किया तो इट कम्स अराउंड 180। It comes around 180. तो that is the simplest method to calculate the molar mass. अगर हम वही चीज H2O के लिए बात करें, अब देखिए H2O एक सेकंड एग्जांपल आ गया हम लोग का। फर्स्ट एग्जांपल ये था, सेकंड एग्जांपल क्या आ गया? H2O। अगर H2O का मास कैलकुलेट करें तो मेरे पास में क्या आ रहा है? 2 इंटू में मास ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है, जबकि ऑक्सीजन क्या है? 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इंटू में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। तो टोटल आंसर क्या आएगा मेरा? 18। तो आप इस मेथड से भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल इसमें 2H2SO4। तो 2 इंटू में मास ऑफ क्या आ गया मेरे पास? हाइड्रोजन। वहीं पे सल्फर के लिए क्या आएगा? 1 इंटू मास ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन कितने मेरे पास में? 4। तो 4 इंटू में मास ऑफ ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन का मास है 1, ऑक्सीजन सल्फर का मास है 32 और ऑक्सीजन का मास है 16। जब मैंने टोटल काउंट किया तो मेरा आंसर आया 98 ग्राम मोल इनवर्स। जनरली जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक और मोलर मास के लिए वो ग्राम मोल इनवर्स को ही यूटिलाइज किया जाता है ज्यादातर, बट डिपेंड करता है अल्टीमेटली कि हमें क्वेश्चन के अंदर किस टाइप में इसको यूटिलाइज करना है। अब इसी के साथ जब एटॉमिक मास क्लियर है, जब मॉलिक्यूलर मास क्लियर है, अब हम लोग एक चलते हैं बड़ी ही इस चैप्टर की क्या इस केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ मैं जाने लग रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? आपकी मोल। सो वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? मोल। अब देखिए मोल के बारे में बात करते हैं तो मोल एक्चुअल में है क्या चीज? मोल एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसका हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का प्रूफ नहीं है। ठीक है, मोल एक्चुअल में होता क्या है? मोल एक अमाउंट है, इट इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग काउंट कर रहे हैं। लेकिन किस चीज का अमाउंट है? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन 12 है, कार्बन 12 के अंदर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे मेरे पास में। कार्बन 12 के अंदर मेरे पास कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कितने पार्टिकल्स है? मान लीजिए x पार्टिकल है। वही x नंबर ऑफ पार्टिकल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है इस सब्सटेंस के? देखिए कार्बन 12 में कुछ x नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो x नंबर ऑफ पार्टिकल इस सब्सटेंस के कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मोल। इस चीज को हम लोग मोल बोलते हैं।
आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द कार्बन 12 एटम, as the number of particles present in carbon 12 atom, that is the simplest definition for the mole। अब लेकिन यहां पे भी एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर मैं जाने लग रहा हूं। मोल के अंदर भी डिपेंड करता है कि किस टर्म में हम लोग उसको देख रहे हैं। सबसे पहले आ गया इन टर्म ऑफ मास, फर्स्ट कंसेप्ट आ गया मोल का इन टर्म ऑफ मास। देखिए अब हमें कैसे पता लगेगा, अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया कि भाई फाइंड आउट मास ऑफ 2 मोल HCl, सपोज ये क्वेश्चन दे दिया, मास निकालना और मोल आपको दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे मोल का जो कंसेप्ट आपने यूज करना है पहले वो भी देख लेते हैं। तो मोल का देखिए इस टाइप का क्वेश्चन होगा, या फिर क्वेश्चन किस टाइप का होगा कि क्वेश्चन बोलेगा फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4 जिसको मास अभी कैलकुलेट किया था। देखिए क्वेश्चन किस में दिया, ग्राम्स में। तो इस तरह से क्वेश्चन से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको दी गई है, क्योंकि मोल की अलग अलग टर्म्स बन सकती हैं। देखिए मोल इन टर्म ऑफ मास भी आ सकता है, तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी आ सकता है यहां पे, और जरूरी नहीं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ही हो, वो इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता है। इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता है। अब ये इन टर्म ऑफ पार्टिकल का मतलब यहाँ आयंस भी हो सकते हैं, पार्टिकल का मतलब यहाँ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और पार्टिकल का ही मीनिंग यहाँ क्या है, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए अगर मास का क्वेश्चन होगा तो ग्राम्स के अंदर ही आपको दिया होगा, या ग्राम्स आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया होगा। अब ऐसे केस में जो आपको मोल का फॉर्मूला हमेशा लगाना है वो क्या आ गया, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का कितना मास आपको प्रोवाइड किया गया है, अपॉन में क्या आ गया, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अपॉन में क्या आ गया, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब यहां यही चीज सबसे खास है जो ध्यान रखनी है, अगर सब्सटेंस आपका मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है तो उस केस में मोलर मास आएगा। लेकिन अगर एलिमेंट ही है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड किया है, एलिमेंट, तो उस एलिमेंट के केस में आपके पास क्या आएगा, एटम। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर एलिमेंट प्रोवाइड किया तो वहां पे क्या चीज पे ध्यान रखना है, एटम के ऊपर। यही चीज, मतलब एटम है तो उसमें क्या देखेंगे आप, सिर्फ उसका एटॉमिक मास। उसमें क्या चेक करेंगे आप, उसका एटॉमिक मास। तो ये छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दिस वन। तो इसका आंसर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2, तो मास कितना आ रहा है 196। और अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट कुछ सेकंड्स पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था H2SO4 का मोलर मास, जो कि कितना था 98। तो मेरे पास में कितने आ गए, 2 मोल। सिर्फ कितना आया आंसर, 2 मोल। और अगर मुझे 2 मोल के अंदर HCl का मास निकालना है तो वो भी कर लेते हैं। अब मोल इज इक्वल टू क्या आएगा, गिवन मास एक्सेलेट कर लेते हैं जिसको हम लोगों ने निकालना है। और HCl का मास कितना है, H का मास कितना है 1, क्लोरीन का मास कितना 35.5, यानी कितना हो गया 36.5। 36 पॉइंट, मोल कितने हैं 2, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 73 ग्राम। तो मतलब इस तरह से आप वहां पे इजीली मोल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर बात करें वॉल्यूम की, अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के अंदर क्या आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोल इज इन टर्म ऑफ वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आपके पास है, या वॉल्यूम ऑफ सैंपल लगा लें या सब्सटेंस लगा लें, कुछ भी लगाएं, इट्स अप टू यू, ठीक है, दोनों में से कोई भी, सब सैंपल और सब्सटेंस। अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। इस वॉल्यूम एट एसटीपी का क्या मतलब है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम रहता है हमेशा, वो जनरली वॉल्यूम रहता है 22.4 लीटर। या आप इसको एक सिंपल वे में भी लगा सकते हैं फॉर्मूले को, कि मोल इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन में क्या आ गया आपके पास में 22.4 लीटर। मतलब यहां पे क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन किस टर्म में आपको प्रोवाइड किया गया है। देखिए अगर किसी, मैंने क्वेश्चन ही इस तरह दे दिया कि फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन
44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब खुद देखिए ध्यान से, अब मैंने क्वेश्चन लीटर में प्रोवाइड किया, अगर मैंने लीटर के अंदर क्वेश्चन को प्रोवाइड किया तो मोल का वॉल्यूम वाला कंसेप्ट ही आपको यूज करना पड़ेगा। और ऐसे केस में आप जब इसका आंसर को कैलकुलेट करेंगे तो कितना है 44.8 और एसटीपी पे वॉल्यूम कितना है 22.4, आंसर कितना आ रहा है आपका 2 मोल। तो इस तरह से क्वेश्चन के अंदर आपने इस चीज को यूटिलाइज करना कि पूछा क्या गया है और आपको बताना क्या है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो नंबर्स के साथ वो रिलेट कर रहा होगा। देखिए लेकिन पहले फॉर्मूला देख लेते हैं फिर से। मोल का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में क्या आएगा, एवोगैड्रोस नंबर। अब ये एवोगैड्रोस नंबर क्या चीज है? एवोगैड्रोस नंबर का मतलब होता है 6.02 into 10⁻23। दिस इज अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ इवन। अब मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डालेगा तो क्या डालेगा, अब हो सकता है वो इन दोनों से रिलेट करते हुए इसका क्वेश्चन डाल दे, ठीक है ना। अब कैसे, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन इट्स 2 मोल, प्रेजेंट इन इट्स 2 मोल, यानी 2 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाले फॉर्मूले से। अब अगर आप देखें तो मोल कितने हैं 2 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो अपॉन में क्या आएगा 6.02 into 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास में जो आने लग रहे हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास में 2 इंटू में 6.02 into 10⁻23। तो नेट नंबर क्या बनेगा 12.04 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी इतने मॉलिक्यूल्स मेरे पास में बन जाएंगे वहां पे। मैं इससे कैलकुलेट करता हूं। अब आगे देखते हैं आगे फर्दर टाइप के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए मोल के जो अलग अलग बुक से हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। एक मास निकालना है सिल्वर एटम का। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, जो भी एक चीज आप लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमेशा याद रखनी है, एक मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर, ये याद रखनी है बात। और एक मोल का मतलब ही होता है 6.02 into 10⁻23 और एक मोल का मतलब ही होता है एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का या फिर मोलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये सारी चीजें जो हैं ये सारी की सारी एक मोल का मतलब है। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक मोल का मतलब ये भी है, एक मोल का मतलब ये भी है और एक मोल का मतलब ही ये भी है। अब अगर मैं इसी चीजों को यहां पे इलैबोरेट करूं तो मैंने कहा एक मोल में इतने पार्टिकल्स हैं और इतना उसका एटॉमिक मास है। तो यानी एक सिंपल सी बात है, एक एटम का मास निकालना है, यानी 6.02 into 10⁻23 एटम्स हैव मास। कितना मास आएगा भाई, यहां पे मास आएगा 108, जो कि क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है 108 ग्राम, जो क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड किया है। 1 एटम का मास आ गया हमारे पास, देखिए कितना इजीली 1 एटम का जो मास आया अब क्या बन गया 108 अपॉन में 6.02 into 10⁻23। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, यहां से डायरेक्ट हम लोगों ने डिवाइड किया एंड वी कैन डायरेक्टली गेट द आंसर, कुछ भी नहीं करना पड़ा। आंसर जो आया हमारे पास में वो आ गया 1.7 into 10⁻22 ग्राम के आसपास, यानी एक एटम का जो मास आ गया वो इतना। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 न्यू इन ग्राम्स, है ना। 1 न्यू का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, 1 न्यू का मतलब होता है 1 अपॉन में 12th ऑफ कार्बन का 1/12 इस तरह से, ठीक है। अब कार्बन का 1/12 इस चीज को ध्यान में रखते हुए देखते हैं थोड़ा सा भाई, यानी 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैव मास। कितना मास है भाई 12 ग्राम। आई होप ये सारे आप व्यूअर्स को ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। 1 एटम का मास निकाल लीजिए, 1 एटम का मास जो हमारे पास में आएगा क्या बनेगा 12 अपॉन में 6.02 into 10⁻23। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आंसर मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1.98 into 10⁻23। समहाउ कुछ कितना आंसर आ गया, लेकिन ये तो मेरे पास 1 एटम का मास आया सिर्फ, है ना।
जबकि 1 न्यू के केस में आपको क्या करना है, 1 न्यू के केस में आपने 1/12 मास करना है। तो 1 न्यू का मास कितना आएगा, 1/12, जो कार्बन एटम का मास आ रहा है 1.98 इंटू 10⁻⁻23, 1.98 इंटू 10⁻⁻3। आई होप ये सबको क्लैरिफाई हो गया। जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर जो मेरा यहाँ पे आएगा अब, और वो बन जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के आसपास मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आई होप ये भी चीज क्लैरिफाई हो गई। अब चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है अपने आप में, देखिए कि भाई जो आपके पास यहाँ पे आप नंबर ऑफ एटम्स तो निकालो, लेकिन आपके पास जो मासेस हैं, जो हर चीज है वो अलग अलग है। देखिए इस वाले केस में तो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो हमें मोल डायरेक्ट गिवन है, और यहाँ पे अगर मैं आंसर निकालू इस पार्ट का तो मुझे कुछ खास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि x है, अपॉन में क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। हमारे पास जो मोल है वो कितना आ रहा है 52, तो x अपॉन में क्या आ गया 6.02 इंटू 10⁻23। आप इसे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3.03 इंटू 10⁻25 के अराउंड मेरे पास जो आएंगे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे सीधा सीधा हीलियम के। आई होप ये चीज भी आप सबको क्लैरिफाई होगी। लेकिन अब देखिए इस वाले क्वेश्चन पे, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें यूनिफाइड मास दिया है। यूनिफाइड जो मास होता है वो सिर्फ एक एटम के लिए होता है। यूनिफाइड मास जो जनरली हम लोग निकालते हैं, इट इज ओनली फॉर वन एटम। अगर ये सिर्फ एक एटम के लिए है तो यूनिफाइड मास के केस में मेरे पास डायरेक्ट एटम आ जाएंगे। 1 एटम का जो मास है मेरे पास में वो कितना आ रहा है, 4 न्यू आ रहा है ना। तो मैं डायरेक्ट अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए मुझे डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, 52 डिवाइडेड बाय 4, यानी मेरे पास डायरेक्ट आंसर है 13 एटम्स। इसमें मुझे कुछ भी खास करना नहीं पड़ा। लेकिन क्वेश्चन ये आ गया थर्ड टर्म में, यहां आ रहा है 52 ग्राम। अब 52 ग्राम आ रहा है तो इस केस में थर्ड पार्ट के आंसर में फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट मोल। मोल का फॉर्मूला अगर याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, क्या था, गिवन मास अपॉन में अगर एलिमेंट है, एटम है, तो क्या आएगा उसका एटॉमिक मास आएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। अब फिलहाल मेरे पास जो गिवन मास जो आ रहा है वो 52 है और एटॉमिक मास क्या है 4, तो मेरे पास कितने आ गए 13 मोल, यानी मेरे पास में कितने आ रहे हैं 13 मोल। अगर ये मेरे पास 13 मोल आए तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, देखिए मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए वही फॉर्मूला लगा लीजिए, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में 6.02 इंटू 10⁻23। आपके पास मोल आए 13 अपॉन में 6.02 इंटू 10⁻23। अब इस 13 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये समहाउ बन जाएगा 26 और ये बन जाएगा 78 इंटू में 10⁻23, यानी इतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास इस 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर क्या है बेटा, प्रेजेंट है। आई होप आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। अब एनसीईआरटी के एक और क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए इसने बोला 1.46 मीट्रिक टन ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम जो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मास जो होता है इट इज 27 ग्राम मोल इनवर्स के अराउंड होता है। तो अगर मेरे पास में 1.46 मीट्रिक टन है तो ऑब्वियसली जब मैं मास को यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो 1.46 इंटू 10⁻³ kg, क्योंकि 1 मीट्रिक टन में इतने केजी ही है मेरे पास में, है ना। अब मैं अपने मास को यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्राम्स के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों ग्राम्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल ये केजी के अंदर आया हुआ है। तो मास की जो मेरे पास नेट वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 1.46 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम। तो इट इज अराउंड 1.46 इंटू 10⁻6 ग्राम। अच्छा ये भी एक एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये बन गया ग्राम्स में। अब मुझे क्या कैलकुलेट करने को बोला गया, मोल। तो 1.46 इंटू 10⁻6 अपॉन में मेरे पास में क्या आ गया, डायरेक्ट 27। कितना आ गया मेरे पास में यहाँ पे 27। जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.41 इंटू 5.41 इंटू 10⁻, ये बन जाएगा 4 मोल के अराउंड, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 7.9 mg की, तो 7.9 mg के केस में क्या करना है, देखिए मोल कैलकुलेट करना है, पहले mg को ग्राम में चेंज करो, कितना बनेगा 7.9 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, सॉरी -2 ग्राम्स। तो अब देखिए मैंने ग्राम्स के अंदर क्यों चेंज किया, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर जो हम लोग कर रहे हैं वो ग्राम्स में ही कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी -3 ही आएगा, ठीक है, -3 ग्राम्स।
तो कितना बन गया 7.9 इंटू 10⁻³ अपॉन में कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मास कितना होता है 40 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास में 40। अब अगर मैं इस चीज की कैलकुलेशन करने जाऊं तो मेरा जो आंसर आएगा इट शुड बी अराउंड 0.19 इंटू 10⁻³ मोल के आसपास मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आई होप आप सब व्यूअर्स को मोल के ये न्यूमेरिकल्स और मोल का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। देखिए अब हम आ गए क्वेश्चन के नेक्स्ट टाइप के ऊपर, मोल के। अब देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ईच टाइप मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर जितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे आपको वहां पे कैलकुलेट करके बताने हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कभी भी आपको कोई भी पार्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन हो, वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, मास दिया या नहीं दिया, आपने सबसे पहले मास को हर चीज के किस में चेंज करना है, मोल के अंदर। अब मोल से आप चाहे पार्टिकल्स को कैलकुलेट करो और मोल से आप चाहे वॉल्यूम को कैलकुलेट करें, सेम चीज यहां पे भी एप्लीकेबल है। आपको अगर वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया है तो आपको मोल के ऊपर ही जाना है, फिर पार्टिकल पे जाना है। अगर वॉल्यूम प्रोवाइड किया है तो पहले मोल